हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बस की यात्रा। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखते हैं हमारे जाने माने लेखक, जिनका नाम है हरिशंकर परसाई जी। तो हरिशंकर परसाई जी का 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने वन विभाग में नौकरी की। खंडवा के 6 महीने उन्होंने अध्यापन किया और 2 वर्ष जबलपुर के स्पेस ट्रेंडिंग ट्रेनिंग सेंटर में वो शिक्षण की उपाधि की ली। और 1942 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और 42 से 47 में प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने नौकरी की। 1947 में जब हरिशंकर परसाई जी ने नौकरी छोड़ी तो सॉरी वो स्वतंत्र लेखन की उन्होंने शुरुआत की। जबलपुर में वसुधा नामक उन्होंने साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। नई दुनिया में सुनो भाई साधो नई कहानियों में 5वां कॉलम कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना में और अंत में इत्यादि कहानियां उपन्यास निबंध लेखन के बावजूद मुख्य व्यंग्यकार जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो उनके रूप में वो विख्यात हुए। परसाई जी व्यंग्य लेखक हैं और उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं है। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दुभर बना रही है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। परसाई जी अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता यह है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। परसाई जी देखा जाए तो मूल रूप से वो क्या थे? एक व्यंग्यकार थे और सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखते थे। और वो एक क्या थे? सच्चे व्यंग्यकार थे। और कहानी संग्रह की बात करें तो उन्होंने लिखा है हंसते हैं रोते हैं उन जैसे, उनके दिन फेरे फिरे, भोला राम का जीव, उपन्यास रानी नागफनी का कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, संस्मरण उन्होंने लिखा है, तिरछी रेखाएं। निबंध की अगर बात किया जाए निबंध संग्रह में तो पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, वैमानी की परत, सुनो भाई साधो, दास चंदन घिसे, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात थी ऐसा भी सोचा था, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे और प्रेमचंद के फटे जूते। अब हरिशंकर परसाई जी की जो रचनावली रही वो 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन, सलिज्द सजिल्द और पेपरबैक, 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। आंखन देखी देश के इस दौर में, सुनो भाई साधो, ये सारा क्या था? ये वाला आंखन देखो संपादक ये वाणी प्रकाशन में हुआ, प्रकाशित हुआ। देश के इस दौर में विश्वनाथ त्रिपाठी, राजकमल प्रकाशन, सुनो भाई साधो, हरिशंकर परसाई। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक बस के में जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी है। तो इस बस में 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस लेंगे और पन्ना से इसी कंपनी के बस में सतना के लिए घंटे भर बाद मिलने वाली थी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब सुबह सुबह सब घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम बस वाली में सफर नहीं करते, लेकिन उन्होंने क्लियर तो कुछ बताया नहीं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं नहीं नहीं, बस डाकिन है। ठीक है। बस को तो देखा तो श्रद्धा उमर आई, मतलब बस को देखते ही क्या हुआ? श्रद्धा उमर आई, अरे कितनी बूढ़ी हो गई है, वयोवृद्ध होती।
मतलब बहुत पुरानी बस थी, सदियों के अनुभव के निशान लिखे हुए थे। उसमें जो लोग सफर करना नहीं चाहते थे, उसको ऐसा देख के लगता था कि इस बेचारी बस में अगर बैठेंगे तो इस बस को कितनी तकलीफ होगी। बस पूजा के योग्य थी और कुछ सवारी उसमें जा सकते थे। अब बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है, तो बोला हाँ, क्यों नहीं चलती है, चलेगी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम भी देखना चाहते हैं, आ अपने आप चलती है या फिर। हाँ हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस आप अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, बस अनुभवी है, अगर बस बूढ़ी हो गई है तो उसके पास अनुभव है। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, काफी लोग इसमें बैठे हुए हैं। नई बस में तो कुछ ही लोग बैठते हैं, इस बस में तो ये कब से चल रही है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, हमें अपना बच्चा समझ के और हमें अपने गोद में बैठाएगी और लेकर जाएगी। और हम लोग बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो भी इस तरह से देख रहे थे कि जैसे वो अब इन लोगों की वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है जो तो जाएगा ही। चाहे वो राजा हो, रंक हो, चाहे वो फकीर हो, तो राजा हो या अमीर हो, चाहे गरीब हो या फिर फकीर हो, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच तो बहुत कम बचे थे, मतलब टूट गए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए कि पता नहीं वो कांच गिर जाए तो हमारा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। इंजन तो चल रहा था, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, वह हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब सारे पुर्जे हिल डुल रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट पर बॉडी के असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब बस की इतनी बुरी कंडीशन थी। एकाएक अचानक से बस रुक गई, अभी तक तो चल रही थी, अचानक से रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे अब किसी हिस्से का भरोसा नहीं था कि इतनी तो चल चुकी है, अब आगे पता नहीं है चलेगी कि खत्म हो गई इसकी कहानी। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ का को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, ऐसा लगता था। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब लगाई और फिर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि ये तभी की बस है, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है कि बार बार रुक जा रही है। अब क्षीण चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे वह बस दयनीय लग रही थी। अब अंधेरा हो गया था, चांदनी रात थी। अब बस वो कैसी बेचारी जैसी लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा, जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें बहुत दुख हो रहा था, ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर आ रहे हैं, ये बस तो बूढ़ी हो गई है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो बियाबान में हमें, मतलब जो जहां हम अटके हैं, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा।
बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जागने लगी। चांदनी में रात रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। मतलब बस बताओ, बस कितनी बूढ़ी हो गई थी। एक पुलिया के ऊपर ही पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। मतलब टायर पंचर हो गया, वो भी बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। ये टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सवार कर रहे थे। उत्कर्ष की ऐसी भावना दुर्लभ थी। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। बस अगर बस नात पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसे बदला इंतजार करते रहे, कहते, वो महान आदमी आ रहा है जो टायर लिए अपने प्राण दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस चली। अब उसने वक्त पर पन्ना पहुंचने पर की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी कि अब तो अपने डेस्टिनेशन पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, और सुबह जो नौकरी पर जाना था वो तो बहुत दूर की बात है। लगता था जिंदगी इस बस में ही गुजरनी पड़ेगी उसे, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना पड़ेगा। मतलब अब इस धरती से, अब उस लोक में, मतलब मृत्यु को अब यहीं से जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। और हमारी बेताबी तनाव में बदल खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए और चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहा। और ऐसे ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आप लोग को पसंद आया होगा। चैप्टर पसंद आया है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर यूं ही बने रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए।